नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। मुद्दा तो है मैं आज बात करेंगे जाट कराएंगे ठाट की। जी हां, सत्ता के लिए साला कुछ भी करेगा वाली थीम पर जिन 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में 14 महीने से किसान पूरे देश में आंदोलन थे, उन्हें तत्काल वापस ले लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक ने यूपी की सियासत के समीकरण ही बदल कर रख दिए। राजनीति में कहा जाता है कि चाल तो सभी सही चलते हैं, लेकिन ये चाल अगर सही समय पर चली जाए तो इसके परिणाम भी अच्छे होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वही काम किया। उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे। दिल्ली की सीमा पर पिछले 1 साल से कृषि कानून के विरोध में पश्चिम यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसान धरना थे। यूपी में आने वाले कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और किसान आंदोलन के चलते गाँवों में भाजपा के खिलाफ एक बड़ा माहौल बन रहा था। पश्चिमी यूपी में रालोद मजबूत हो रही थी और विपक्ष को भाजपा सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल रहा था। लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने कानून वापसी का ऐलान कर जाटलैंड में विपक्ष की राजनीति को बड़ा झटका दिया है। क्या जाट एक बार फिर बीजेपी की नैया पार लगाएंगे? क्या पश्चिम यूपी में एक बार फिर कमल खिलेगा? मुद्दा तो है मैं आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बिछ रही चुनावी बिसात पर अभी सभी दल अपनी सधी हुई चालों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ जहां मोदी ने पिछले 1 महीने से यूपी में अपने दौरे को और तेज कर दिया है, वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को उन्होंने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया जिससे आने वाले दिनों में ये विपक्ष पर भारी पड़ सकता है। मोदी ने 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, जिससे यूपी में कुछ महीने बाद होने वाले चुनाव का सियासी समीकरण ही बदल गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पीएम मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक पश्चिमी यूपी में बीजेपी को खोई जमीन वापस पाने, जाट मुस्लिम समीकरण को ध्वस्त करने और किसानों के बीच एक सकारात्मक संदेश देने में कामयाब रहेगा? क्या पश्चिमी यूपी के 6 मंडलों के 26 जिलों में आने वाली 143 विधानसभा सीटों पर सियासी समीकरण बदल जाएंगे? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए आई थी, लेकिन जिस तरह से आज मैं उन किसानों को सलाम करना चाहता हूं, श्री राहुल गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ किसानों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में नजर आई और कांग्रेस के साथ खड़ी रही। तो मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में मोदी सरकार को विशेष सत्र बुला करके सबसे पहले कानून को रद्द करने की मांग करनी चाहिए और निश्चित तौर पे आने वाले समय में नया कानून बनाना चाहिए जिसमें विपक्ष के नेताओं से, किसानों के नेताओं से वार्ता करने की बात होनी चाहिए। देखिए, ये जो इन्होंने किया है कि हमने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, ये एक छलावा है। ये झूठ ज़्यादा बोलते हैं, सच्चाई इनके मुंह से निकलती नहीं है, झूठी पे रहते हैं, जुमलेबाजी ज़्यादा करते हैं। और ये तब माना जाएगा कि इन्होंने कृषि कानून वापस लिया है जब ये संसद से पास कराएंगे। जैसे इन्होंने संसद से पास करा के कृषि कानून लागू किया था, वैसे ही ये इसको कैंसिल करें तब माना जाएगा, जो कि मुझे नामुमकिन लग रहा है। यूपी में किसान आंदोलन बीजेपी की सत्ता में वापसी की राह में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ था। जाट समुदाय से लेकर गुर्जर, सैनी जैसी तमाम किसान जातियां कृषि कानून की वजह से बीजेपी से नाराज मानी जा रही थी। ये पश्चिम यूपी की वो जातियां हैं जिनके सहारे बीजेपी 3 चुनाव में, यानी साल 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनाव और साल 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में बड़ी जीत हासिल की थी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, बसपा सुप्रीमो मायावती तक किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुटे थे। वहीं बीजेपी यूपी की सत्ता को अपने हाथों से किसी भी सूरत में जाने नहीं देना चाहती थी। दरअसल वेस्ट यूपी के 6 मंडलों के 26 जिलों में जाटों का प्रभाव है। अलीगढ़ संभाग के 26 जिले मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा ऐसे हैं जहां जाट राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा से सटे बागपत में छपरौली, जहां पिछले 84 सालों से आरएलडी का गढ़ रहा, वहीं बागपत से लेकर आगरा तक यूपी और केंद्र की राजनीति पर जाटों का सीधा असर है।
इन जाटों ने किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। जाटों की राजनीति कर रही आरएलडी को इस किसान आंदोलन से बढ़त मिल रही थी। आरएलडी का समाजवादी पार्टी से समझौते की खबरें सुर्खियों में थी। कांग्रेस भी आरएलडी पर समझौते के लिए डोरे डाल रही है, लेकिन इस बीच पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से समीकरण बदल गए हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी उठने लगे हैं कि आखिर अब आरएलडी किसके साथ जाएगी, सपा, कांग्रेस या बीजेपी, क्योंकि अभी तक बीजेपी से गठबंधन करना आरएलडी के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ है। आरएलडी ने 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। तब आरएलडी ने 38 सीटों में से 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2007 में हुए चुनाव को आरएलडी ने अकेले लड़ा था। तब आरएलडी 254 सीटों में से 10 सीटें ही जीत पाई थी। आरएलडी ने 2012 का चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लड़ा था। तब आरएलडी ने 46 सीटों में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2017 का विधानसभा चुनाव आरएलडी ने फिर अकेले लड़ने का फैसला किया। तब आरएलडी 277 सीटों में से महज 1 सीट जीत पाई थी। 266 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। वहीं लोकसभा चुनाव की बात करें तो आरएलडी ने 2004 का चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था। इस चुनाव में उसने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आरएलडी ने 2009 का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। इस चुनाव में उसने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आरएलडी का ये अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन था। 2014 के चुनाव में आरएलडी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो कोई भी सीट जीत पाने में सफल नहीं रही। 2019 के चुनाव में आरएलडी सपा के साथ अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। पश्चिम यूपी का चुनाव प्रभारी अमित शाह को बनाया गया है। ये बात शायद अमित शाह भी भाप गए थे कि किसान आंदोलन सूबे में बीजेपी की वापसी की राह में सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर बीजेपी की वापसी के रास्ते से सबसे बड़े रोड़े को ही नहीं हटाया, बल्कि पश्चिमी यूपी में विपक्षी दलों की राजनीति पर गहरी चोट की है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो जाट कराएंगे ठाट पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोहित अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरएलडी के, जयेंद्र प्रताप सिंह हैं प्रवक्ता एसबीएसपी के, और शिवशंकर गौड़ हैं प्रवक्ता सपा के, गौतम सिंह हैं हमारे स्टेट हेड। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रोहित जी आपसे ही करेंगे। घाट घाट का पानी पिया है आपने, कांग्रेस से भी, सपा से भी गठबंधन, और अभी भी आप सपा से लगभग आपका गठबंधन हो ही चुका था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। संकल्प पत्र भी आपने जारी कर दिया, उसमें जो आपकी एक मांग थी वो तो तीनों कृषि कानून वापस होने से पूरी हो गई है, तो अब किधर? आपका प्रश्न गलत है। ना तो हम घाट का पानी पीते हैं, ना हम घाट का पानी पिलाते हैं। हम राजनीतिक दल हैं और किसानों के लिए चिंतन करते हैं और किसानों के लिए ही राजनीति करते हैं और किसानों के लिए ही वार्तालाप करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपका प्रश्न है वो बहुत ही गलत है और बहुत ही तो आपने तो सबके साथ, कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया, अभी प्रियंका गांधी के साथ आप प्लेन ओढ़ लिए, सपा के साथ आपने बैठ लिया, सबके साथ कर लिया। घाट घाट से मतलब है सारे राजनीतिक दलों से लगभग। और अब आप आइए, आपके साथ आप किस तरफ जा रहे हैं? क्या शिष्टाचार ये नहीं कहता है कि अगर कोई नेता हमारे साथ है तो किसी नेता से बात करना है, किसी के साथ खड़े होना, क्या ये घाट घाट का पानी पीना है? आप आइए, आपके साथ भी प्लेन से उड़ लेंगे। क्या आप हमें अगर प्लेन में मिल जाएंगे तो आपको हम कह देंगे नहीं जी आप उतरो अपने प्लेन से, तभी हम जाएंगे वहां पे? तो ये तो बातें बिल्कुल वाहियात बातें हैं और ये गोदी मीडिया वाला जो एटीट्यूड है ये आपको बदलना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तभी कुछ हो पाएगा, है ना? तो आप ही बता दीजिए ना, नहीं हो आप पाएगी। यदि कांग्रेस के साथ भी बात कर रहे हैं, सपा हम के साथ भी राजनीतिक बात दल कर रहे हैं, बस हम राजनीतिक दल है, हमारा गठबंधन जनता के साथ है, हमारा गठबंधन जनता के साथ है। हम कई बार बहुत क्लियर कर चुके हैं, 30 नवंबर से पहले हम सपा के साथ अपना गठबंधन अनाउंस कर देंगे। हम राजनीतिक दल हैं, हम खाली सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरह कुर्सी के लालची नहीं है, हम गिद्ध नहीं है कि जनता को नोच खाएं, उसके बाद 1 साल बाद आके हम कह दें हमसे गलती हो गई और हम कानून वापस लेते हैं। हम गिद्ध नहीं है, हम राजनीतिक दल है, जनता की सेवा के लिए राजनीति करते हैं, जनता के लिए जनता की सेवा करते हैं और हम हर समय जनता किसानों के लिए ही सोचते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह गिद्ध नहीं है कि 700 किसानों की शहादत हो जाए और उसके बाद आके हम कह दें हमसे गलती हो गई। जब आपकी मंशा देश के सामने आ जाए कि आप उद्योगपतियों के हाथों बीजेपी में कोई है नहीं, इसलिए ऐसी स्थिति में बीजेपी का कोई आएगा भी नहीं, बीजेपी वालों के पास जवाब भी नहीं है तो क्या आएगा? तो अब आप इस मंच से ऐलान कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन हो गया सपा के साथ,
अब और ये कहीं तो नहीं जाएंगे? सारे मंचों से हम ऐलान कर चुके हैं, सारे मंचों से हम ऐलान कर चुके हैं, ये तो हम सारे मंचों से ऐलान कर चुके हैं, खाली इस मंच से नहीं, हर मंच से हम ऐलान कर चुके हैं। सपा के साथ हमारा गठबंधन है, जिसका अनाउंसमेंट हम जल्द कर देंगे। अभी बस सीटों का बंटवारा नहीं हुआ शायद, इसलिए वो आपके संकल्प पत्र जब जारी किया था तो नहीं आए थे आपके मंच पे। नहीं नहीं, एक फाइन लाइन है, एक फाइन लाइन है, वो हमारा संकल्प पत्र था, हमारा जी। संकल्प पत्र था, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि उसके अंदर हम हर व्यक्ति को बुला के वहां पे बैठाएं। वो राष्ट्रीय लोकदल का संकल्प पत्र था, हम राजनीतिक दल है, हम अपनी बात खुद करना जानते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। उसके जी। लिए उसमें सपा की हमें जरूरत नहीं है कि हम सपा के साथ मंच साझा करें या ना करें, और जब हमें मंच साझा करना होगा तो आपको सूचना दे दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कब मंच साझा कर रहे हैं हम। ठीक है। सपा से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवशंकर गौड़ जी। जी। गौड़ साहब, आपका गठबंधन हो गया छोटे छोटे दलों से, एसबी एसपी से भी हो गया, आरएलडी से भी हो गया। अगली रणनीति क्या? आप किसान वाला मुद्दा जो आपके प्रवक्ता को हम अभी सुन रहे थे, कह रहे थे कि जब तक संसद में वापस नहीं होगा तब तक हमारा मुद्दा रहेगा। देखिए, शक पहले है? तो मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए हमें जितने लोगों की आवश्यकता पड़े, जितने सहयोगी की आवश्यकता पड़ जाए, हम लोग सब मिलकर इस प्रदेश और इस देश को बचाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा देती है, 750 से अधिक किसान शहीद हो गए। आप सोचिए, 750 से अधिक किसान शहीद हो गए, तब जाके प्रधानमंत्री जी को पश्चाताप होता है। क्यों पश्चाताप होता है? क्योंकि पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। आपने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों का हालात देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, विधायकों को, कार्यकर्ताओं को जनता किस प्रकार से स्वीकार कर रही है। ये नतीजा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये काला कानून वापस देना पड़ा। और गलत क्या है इसमें? अगर संसद भवन में कानून आप बनाते हैं तो संसद भवन से ही खत्म होना चाहिए ना। और आप लोग एक बात कहते हैं, मैं बहुत छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आपको भी अवगत कराना चाहता हूँ। जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में काम कर रही है, वो बार बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करती है। 2 संविधान, 2 विधान, 2 देश की परंपरा को लेकर आखिर महबूबा मुफ्ती जी के साथ प्रधानमंत्री बैठ के शपथ दिलाते हैं 2 झंडों के बीच, तब कौन सा गठबंधन था? आखिर हम लोग मिलके एक नए उत्तर प्रदेश की परिकल्पना कर रहे हैं, एक नए उत्तर प्रदेश को बनाने की बात कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश खुशहाल हो जाए, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, किसानों को यूरिया खाद मिले, मुफ्त पानी बिजली मिले। उसमें दिक्कत क्या है लोगों को? भारतीय जनता पार्टी तो जो आरएलडी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसको भी आप मान्य करेंगे? नहीं, आप एक बात समझे कि आरएलडी के आदरणीय जयंत चौधरी जी का अपना जो है पार्टी के साथ बता रहे हैं, अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। जब हमारा गठबंधन हो जाएगा, चुनाव नजदीक आएंगे, तो चुनाव में जो जनता के प्रति काम करने का जो संकल्प हम लोग लेते हैं, उसको मिलकर सामूहिक रूप से हम लोग जारी करेंगे। वो तो उनकी पार्टी का संकल्प पत्र है, हम अपनी पार्टी का करेंगे। आप देखते होंगे लगातार कल भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मिलके चुनाव लड़ेंगे तो उनके वादे आपके वादे नहीं हुए क्या? यदि सरकार बनती है आपकी तो? लड़ेंगे तो हम लोग मिलके हम लोग वही तो देरी है, वही तो देरी है जो हम गठबंधन अनाउंस नहीं कर रहे हैं। यही तो देरी है कि हम फाइन लाइंस जो हैं, जो हमारे और उनके घोषणा पत्र के फाइन लाइंस हैं, उसका एक कॉमन प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं जो हम जनता के सामने रखना चाहते हैं। यही तो देरी है हमारे अनाउंसमेंट के लिए। मिल के दोनों बना देंगे, दोनों बना के एक साथ जनता के लिए काम करेंगे। सवाल ये नहीं है कि कौन किससे गठबंधन, सवाल ये है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ये कुशासन, छात्र विरोधी, महिला विरोधी, नौजवान विरोधी, दलित और पिछड़ा विरोधी, जात विरोधी इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हम लोग रोके। आप देखिए कहाँ ऐसा हुआ है आज तक कि थानों में रेप हुए हैं? कहाँ ऐसा हुआ है? 29 पेपर कराए गए, 29 के 29 पेपर आउट हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। एक तरफ केवल जब छात्र बीटीसी के छात्र शिक्षा मित्र नौकरी मांग रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री लाठी दे रहे हैं। तो ये गठबंधन हमारा सरकार नहीं, हमारा प्रदेश बचाने को लेकर है, और अपने अपने समय से हम लोग एक साथ आ जाएंगे। और आपके एक सहयोगी पार्टी ने मुख्तार अंसारी को टिकट देने का ऐलान भी कर दिया, उसको भी मान लिया आपने? देखिए, वो पार्टी अलग, वो पार्टी अपने हिसाब से क्या कर रही है ये तो अलग विषय है ना। वो पार्टी क्या कर रही है? अब आप ये कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम चलिए केवल भारत ही जयेंद्र जी, आपका भी आप गठबंधन हो गया है, आपने भी मुख्तार अंसारी का टिकट लगभग तय कर दिया है, ऐसा ऐलान भी कर दिया है, तो आपका भी अभी कोई घोषणा पत्र इनके साथ ही बनेगा या अंसारी के नाम पर राजी हो गए हैं वो? बिल्कुल, आपने सही कहा कि टिकट मतलब तैयार हो गया है क्या मुख्तार अंसारी का? तो ऐसा नहीं है, टिकट तैयार नहीं हुआ है। ये पुरानी एक दोस्ती थी, मित्रता थी
क्योंकि गाजीपुर और उसके पड़ोस के ही रहने वाले हैं मुख्तार अंसारी जी, और वो जेल में मिलने गए थे और उन्होंने कहा कि मुख्तार जो अंसारी हैं वो मतलब एक तरह से हम उनका सपोर्ट करेंगे। और दूसरी चीज है कि अगर आप देखेंगे तो पिछले 8 महीने में मुख्तार अंसारी जब से जेल में है, वो पहले पंजाब जेल में थे, उसके बाद यूपी लाया गया, यूपी जेल में है जी। इस दौरान लगभग 24 मुकदमे उनके ऊपर दायर किए गए हैं, 24 FIR लिखी गई हैं उनके खिलाफ। आप बताइए जेल से रह के कोई आदमी कोई क्राइम कर सकता है क्या? दूसरी चीज कि आपने पूछा घोषणा पत्र के बारे में, देखिए हमारा अपना घोषणा पत्र है, सपा का अपना है, RLD का अपना घोषणा पत्र है। जब हम लोग जनता के बीच में जाएंगे तो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा सभी दलों का मिलके, जो जनता के हित में होगा, उन चीजों को उठाया जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे RLD है वो ज्यादातर किसानों के साथ रही है और जाटों की बात करती है, जो हमारी पार्टी है वो OBC आरक्षण को 3 भागों में विभाजित करने की बात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली पानी, ये तो सभी का कॉमन होता है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, RLD हो या हमारी पार्टी हो, वो तो कॉमन रहता है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे तो वैसा ही होते हुआ हैं ना जयेंद्र जी कि यदि आपने कहा कि हम मुख्तार अंसारी को टिकट देना चाहते हैं, चुनाव लड़ाना चाहते हैं, यदि सपा तैयार नहीं हुआ, आपकी सबसे बड़ा दल तो वही होगा, वो तैयार नहीं हो तो आप टिकट नहीं देंगे। RLD ने यदि कहा 50% आरक्षण देंगे, महिलाओं को 40%, यदि वो तैयार नहीं हुए तो नहीं देंगे। थोड़ा सा गलत है, मैं बता देता हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। बिल्कुल। क्या मुख्तार अंसारी जब जेल में थे तो वो जेल में रहते हुए चुनाव नहीं जीते थे निर्दलीय रूप से? क्या उनके भाई चुनाव नहीं जीते? क्या उनके चाचा उपराष्ट्रपति नहीं रहे? क्या उनके नाना इस देश के पहले परमवीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान नहीं थे? क्या उनके लड़के गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं खेलों में वो नहीं है? तो आप ये समझिए कि एक विपक्ष ने राजनीति रख ली है कि मुख्तार अंसारी को एक तरह से विलेन घोषित करना। मैं मानता हूं अगर अपराध किए हैं तो सजा मिलेगी, लेकिन जब तक सजा नहीं मिलती है, चुनाव लड़ने का संविधान ने उनको अधिकार प्रदान किया है और तब तक वो चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो हमारी या सपा या बसपा के मोहताज हों, वो निर्दलीय भी लड़े हैं, जीते हैं। उनके भाई ने खुद अभी इसी चुनाव में जो 2017 के हुए थे, मनोज सिन्हा जी जो कि पहले मुख्यमंत्री बनने वाले थे उत्तर प्रदेश के, उनको हराया है। तो ऐसी बात नहीं होती है। और बाकी उनका परिवार पूरा जो बिखरा हुआ है वो सब कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है, सपा में भी है, बसपा में भी है, सभी जगह है। और सभी जगह लगभग देखिए जिसकी जैसी जिस समय विचार मिलते हैं उस समय उसके साथ गठबंधन करते हैं। जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। गौतम जी, जाट लैंड में खेला होगा क्या इस बार? किस तरफ जाएगा? क्या मुस्लिम जाट एक हो रहे हैं? कृषि कानून वापस लेने के बाद क्या है रणनीति? वहां पे किस तरह के समीकरण बन रहे हैं? और क्या भाजपा फिर कैराना और मुजफ्फरनगर के दंगों की नैया पे सवार होकर वहां पे कुछ करना चाहती है? मेरा मानना है पहले किसी भी पूर्ण बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री द्वारा अगर इस तरह का एक फैसला लिया जाना किसी बिल के वापस करने का या उसमें सभी लोगों के सामने क्षमा मांगने का जो रिवाज उन्होंने शुरू किया, तो इसके साहसिक कदम है। साहसिक कदम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा तमाम गलत फैसलों पर आज तक कभी भी मतलब इस तरह की क्षमा मांगने की जो है परंपरा। लेकिन जैसे आप साहसी कदम बता रहे हो, सपा तो उस पर विश्वास ही नहीं कर रही है कि जब तक संसद में वापस नहीं आएगा तब तक हमें मान ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। सार्वजनिक रूप से आऊंगा गौर साहब, आपके पास आऊंगा। जो एक पॉलिसी उन्होंने अपनी बनाई हुई है, ये सही बात है कि कई प्रधानमंत्री के साथ भी जो बहुत उनके इस बात के समर्थक भी रहे हैं, तो ये एक अति आत्मविश्वासी वाला कदम भी हो सकता है, मैं मानता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ नफा और नुकसान की जहां तक बात है या जाट उसमें, क्योंकि किसान तो सब जगह पर है और उसमें जाट निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं पार्टी का आना या ना आना, लेकिन पब्लिक का संभवतः करीब आ सकते हैं, इसका फायदा भी हो सकता है। लेकिन ये अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी वजह से। RLD तो बहुत आगे बढ़ गई है। एक तरह से हम बात करें कि यदि वो सपा से गठबंधन का लगभग महापंचायत में ऐलान ही कर दिया था उन्होंने
बाद में जरूर उनकी दूरियां रही हैं कि दिखे नहीं है एक मंच पर, चाहे चौधरी जी हों चाहे सपा प्रमुख हों, लेकिन इसके बाद वो प्रियंका गांधी की प्लेन में भी जाते हैं, उनसे भी 1 घंटे चर्चा करते हैं। क्या लगता है कि आपको कि इसीलिए मैंने अभी एक बात कही कि ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि अभी क्या होने वाला है, इन लोगों का जो क्या संबंध रहेंगे, किस तरह के रहेंगे, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जहां तक अभी तक स्टैंड हमेशा से रहा है, अलग जगहों पर भी उनका किस तरह से संबंध बना लेना और किस तरह से फिर से उनको मना लेना, जो अभी बात कह रहे हैं हमारे जो प्रवक्ता हैं आरएलडी के, तो उनकी बात को एक बिल्कुल भी, क्योंकि पार्टी के स्टैंड जो है वो अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है किसी भी पार्टी के, यदि आप देखेंगे। वो तो इसी मंच पे कह रहे हैं रोहित जी, और पहले भी कह रहे हैं कि पहले भी कई मंचों पे कह चुके हैं कि हमने सपा से गठबंधन कर लिया है। सार्वजनिक रूप से कहीं भी इस तरह की चीजें नहीं दिख रही हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा ये जरूर देखने को होगा अभी कि अन्य जो आप ये मानेंगे कि रालोद के जो अपनी पार्टी के लोग भी हैं, उनमें भी ये सबुगाहट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि हम जो है मतलब अभी निर्धारित नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं। किसान का बिल वापस लेना एक महत्वपूर्ण फैसला है। तो रोहित जी, विश्वास नहीं हो रहा है लोगों को उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आपका गढ़ है, वहां भी लोगों को और आपके लोगों को भी भरोसा नहीं हो रहा है। क्या कुछ डगमगाहट चल रही है क्या? क्योंकि आपका अब तक का जो गठबंधन रहा है तो भाजपा से ज्यादा मुफीद रहा है और फायदेमंद रहे हो आप। देखिए, विश्वास तो लोगों का प्रधानमंत्री जी से उठ गया है। जब देश के प्रधानमंत्री से अगर लोगों का विश्वास उठ गया है तो इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा गरिमा किसी प्रधानमंत्री की काल में नहीं गिरी होगी प्रधानमंत्री के पद की, कि जहां पे हमें हमारे देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला हो कि जब जनता विश्वास न करने को तैयार हो वो आके कुछ कहें तो। और हम जनता भरोसा कर रही होगी तब तो दूसरी बार चुना है, और नहीं भरोसा करेगी तो अगले चुनाव में पता चल जाएगा कि जनता करती है कि नहीं करती। 2022 से इनका विदाई समारोह चालू हो जाएगा, उसके बाद फिर आप विदाई समारोह के लिए गिनने के लिए आप तैयार रहिए, और 24 में भी विदाई समारोह होगा इनका। जिस तरीके से 700 किसानों की शहादत के ऊपर प्रधानमंत्री चुप थे, और जिस तरीके से देश के अंदर इन्होंने काले कानून लेके आए ये, और हम शुरू से कहते रहे, निरंतर हम कहते रहे कि ये काले कानून है, ये उद्योगपतियों के हाथ में देश को बेचने की साजिश है, और आज आपके सामने वो बात खुल के सामने आ गई है कि उद्योगपतियों के हाथ ये देश को बेचना चाहते थे। जब किसान इनके बिल को समझ गया तो इनको मजबूरन इस बिलों को वापस लेना पड़ा, और ये अपना जो इनका सौदा हुआ था उद्योगपतियों के हाथ में, वो पैसे इनको वापस करने पड़े। शायद आज तक देश में कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि प्रधानमंत्री अगर कह रहे हो कोई बात और उसको जनता मानने को तैयार ना हो, जनता इसमें राजी ना हो कि जब तक लिखा पढ़ी में ना आ जाए तब तक हम नहीं मानेंगे। देश में अगर प्रधानमंत्री की किसी ने गरिमा गिराई है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गिरी है। ये बहुत दुखद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात का विश्वास ना रहे। आपको भी भरोसा नहीं है, आपके सहयोगी भी आपकी भाषा बोल रहे हैं, उनको भी भरोसा नहीं है। जनता को भरोसा है कि नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन क्या आपके लिए किसान मुद्दा अब भी वही है, वही उन्हीं मुद्दों पर जाएंगे आप, या रणनीति में बदलाव करेंगे? एक बात मैं और ऐड कर दूं, अभी हमें मिला क्या है? आपको 30 सेकंड दिए हमने जो मांगा नहीं था वो आपने हमें दिया था, और उसको वापस लेने में आपने 1 साल लगा दिया। हम तो आंदोलन कर रहे थे जो हमने मांगा नहीं था उसके लिए, और अब तो हमारी जो मांगे हैं उसको तो पूरी करो भैया। हमारी जो मांगे हैं कि एमएसपी के ऊपर गारंटी बनाई जाए कानून की, हमारी मांगे गन्ना किसानों को 14 दिन भुगतान किया जाए, हमारी मांगे हैं कि किसानों को फसल की 1.5 गुने की कीमत दी जाए। तो हमारी मांगों को तो अभी तक मांगा ही नहीं है आपने तो जो हमने नहीं मांगा था वो जबरदस्ती थोपने का काम किया था। सत्ता में आने के लिए सबको टिकट देंगे, सबसे गठबंधन करेंगे, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो जिनको बसपा ने कह दिया कि हम टिकट नहीं देंगे अपराधियों को, इस बार सबको देगी सपा, सबसे गठबंधन करेगी। गौड़ साहब, हेलो गौड़ साहब, सबसे गठबंधन करेंगे, सबको शामिल करेंगे सत्ता में आने के लिए। लगता है तकनीकी कारणों से गौड़ साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। गौतम जी, क्या लग रहा है अब आपको, ये मुद्दा खत्म हो गया है कृषि वाला, या विपक्षी दल जो इसी मुद्दे पे सवार होंगे? और भाजपा को उम्मीद है कि चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे हों या कैराना का मामला हो, पलायन का मामला उठा के, कौन से मुद्दे आपको वहाँ प्रभावी लग रहे हैं अभी, या बढ़ते हुए दिख रहे हैं? 30 सेकंड में, समय नहीं है। देखिए ब्रजेश, मेरा मानना है कि
जो भी कभी इस तरह के जो फैसले, कभी इस तरह की परंपरा जब रही नहीं, तो इस तरह के निर्णय, उसमें नफा नुकसान तो तुरंत में नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष भी अब इस बात के लिए कि आपने पहले कहा और आप ये कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं के लिए तो है, लेकिन जनता के लिए क्या रहेगा ये समझने वाली बात रहेगी। उसके चलिए, लिए जनता के लिए क्या रहेगा ये समझने वाली बात रहेगी, लेकिन फिलहाल अब समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए जयेंद्र जी माफ़ी के साथ मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनता तय करेगी कि किस पर भरोसा है, किस पर नहीं है। कृषि कानून वापस लेने के बाद समीकरण तो नए बन रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों में भी जो गठबंधन हो रहे हैं उन पर भी नए सही समीकरण बन रहे हैं। रालोद किधर जाएगी ये उनके अपने लोगों को ही भरोसा नहीं हो रहा है कि फिर से भाजपा के पाले में जाएगी या सपा से जो गठबंधन का पहले ऐलान हो चुका है उसी पर बरकरार रहेगी। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।